दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्रता और समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपका कांट, टी.एच. ग्रीन, लास्की या फिर जे.एस. मिल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीन की स्वतंत्रता आत्मपरक होने के साथ साथ वास्तविक और सकारात्मक है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो उसे सच्चे शुभ की ओर ले जाती है। जब मनुष्य सुख और विलास की कामनाओं से वशीभूत हो जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रह जाता, वो परतंत्र बन जाता है। इसलिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और वस्तुओं के उपभोग को कहते हैं जो करने या उपभोग करने योग्य हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, रूसो या फिर मिल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, रूसो। दोस्तों, रूसो को स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं का समर्थक विद्वान माना जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजवादी और सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया था। इन लेखकों का विचार है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं और इस विचार के प्रमुख समर्थकों में रूसो, मेटलैंड, ग्रीन, हाबहाउस, लास्की, टर्नी और बार्कर हैं। दोस्तों, टॉनी के अनुसार निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है और गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर। प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी वह दूसरों को दे सकता है। और टॉनी कहते हैं कि व्यापक स्तर पर समानता स्वतंत्रता की शत्रु होने के बजाय इसकी आवश्यक शर्त है। और एक विचारक हैं पोलार्ड, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में निहित है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने ये विचार किस रचना में दिए हैं? ऑप्शन है ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सही उत्तर ऑन लिबर्टी, ऑप्शन ए में। दोस्तों, जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में तर्क दिया है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। और इस पुस्तक में मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। और मिल के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है और प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन है पोलेबियस, सिसरो, रूसो या प्लेटो। तो सही उत्तर रूसो। दोस्तों, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया है। एक तो प्राकृतिक विषमता और दूसरा परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हुए रूसो कहता है कि ये भिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन है, इसलिए मनुष्य इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं? ऑप्शन है पैरेटो, मेटलैंड, हर्बर्ट डीन या फिर डेविड ह्यूम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट डीन, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस कथन के जो हैं विचारक हर्बर्ट डीन हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो वर्तमान में कल्याणकारी राज्य है उसमें स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य जो है एक ही है, वह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। हर्बर्ट डीन ने लिखा है कि स्वतंत्रता और समानता न तो विरोधी हैं न ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष हैं।
इसी तरह एक विचारक हैं गेंस, उनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता में कोई विरोध नहीं है। हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए जो इतनी समानता प्रदान करे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर किसी भी प्रकार की असमानता थोपे बिना अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है किसमें? लोकतंत्री विचार पद्धति में, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में, समाजवादी विचार पद्धति में या समष्टिवादी विचार पद्धति में? तो सही उत्तर शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में। दोस्तों, कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में माना जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का न्यूनीकरण हो जाना चाहिए। डायसी कहते हैं कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। विलियम गाडविन कहते हैं कि कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है और यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो उससे स्वतंत्रता का पोषण होगा। यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि लिबर्टी शब्द लिया गया है किस शब्द से? इसके मूल शब्द या किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है उसको बताना है। तो आप जानते हैं लिबर्टी शब्द लाइबर से लिया गया है और ये लैटिन भाषा का शब्द है लाइबर। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, लेकिन स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। इसलिए स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों यानी बंधनों के अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं बल्कि कुछ सामाजिक नियमों का पालन, इन दोनों का सामंजस्य है। अगला प्रश्न है, हेनरी डेविड थ्योरो का विश्वास क्या था? तो आप वैसे ही जान लीजिए कि हेनरी डेविड थ्योरो एक अराजकतावादी विचारक हैं और इनका विश्वास ये था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। हेनरी डेविड थ्योरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। थ्योरो ने एक निबंध सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा में तर्क दिया कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। तो एक तरह से सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस इस निबंध में उन्होंने तर्क दिया था कि जब सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से हेनरी डेविड थ्योरो ने अंतरात्मा के आदेश को राज्य के आदेश से ऊपर माना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार है एक नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो सही उत्तर स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। दोस्तों, सिविल राइट के अंतर्गत आता है राइट टू लिबर्टी और स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज का विकास संभव नहीं है। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार और आर्थिक समानता का अधिकार शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक शक्ति, नियंत्रण का अभाव या राजनीतिक शक्ति? तो सही उत्तर लास्की ने स्वतंत्रता को नैतिक शक्ति के रूप में माना है। स्वतंत्रता के विषय में लास्की के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे, परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करते रहे कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं या स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं? तो सही कथन ये हो जाएगा कि स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं।
दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन या इस विचार के समर्थक रूसो, ग्रीन, टॉनी, लास्की, मैकफर्सन आदि विद्वान हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। स्वतंत्रता जहां एक तरफ व्यक्तियों के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर समानता सभी को समान अवसर प्रदान करती है। इसलिए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लुशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा में समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण का प्रयोग किया है, उसमें स्वतंत्रता शामिल नहीं है। लुशियन पाई की प्रसिद्ध पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था में समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभेदीकरण को बताया गया है, और स्वतंत्रता लुशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा जो है कब उत्पन्न हुई है? तो ये जान लीजिए कि राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीति शास्त्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई है, और राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाले जो प्रमुख अन्य विचारक हैं उनमें डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, डेविड कोलमैन, माइनर वीनर, रिक्स, ला पालम्बोरा आदि हैं। और माइनर वीनर ने, याद कर लीजिएगा, भारत के राजनीतिक विकास का कई महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स में अध्ययन किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है मैजनी, लास्की, वाल्टेयर या जॉन मिल्टन। तो सही उत्तर लास्की। दोस्तों, लास्की का कहना है कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु ये एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ऐसा किया गया, और लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। लॉर्ड एक्टन अपने चिंतन के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता और समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब इन्होंने लिखा कि विरोधाभास ये है कि समानता और स्वतंत्रता की परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं, और ये सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में ही की जा सकती है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? तो सही उत्तर R.H. टॉनी। दोस्तों, R.H. टॉनी ने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है, और इसी तरह लास्की, पोलार्ड और डॉक्टर आशीर्वादम, R.H. टॉनी आदि विद्वान स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि जिस राज्य में समानता नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती, और इस संदर्भ में टॉनी का कहना है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी न होकर उसके लिए आवश्यक है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे न मूर्ख जब उन्होंने समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। और प्रोफेसर पोलार्ड का कहना है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, और वह समानता में निहित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समानता का अर्थ यही है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। दोस्तों, हेराल्ड जोसेफ लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का ये तात्पर्य कदापि नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव, और इसका दूसरा अर्थ है सभी को विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है?
ऑप्शन है लास्की, क्रॉसलैंड, हीगल और ग्रीन। तो सही उत्तर ये कथन लास्की का है। दोस्तों, लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है और ये कहा कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता को संतुलित अर्थ में ग्रहण करना होगा। स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है और लास्की स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानने वाले विचारक हैं। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सबसे पहले प्रतिपादित की गई किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा, हीगल द्वारा, ग्रीन द्वारा या लास्की द्वारा? तो सही उत्तर T.H. ग्रीन के द्वारा। दोस्तों, ग्रीन की धारणा है कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं, वो सकारात्मक है। इसमें बंधनहीनता पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्यों को करने और योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर। और हीगल की स्वतंत्रता की धारणा क्षमता के समकक्ष है, वो स्वतंत्रता को राज्य का अनुचर बना देता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है किससे? आपको बताना है। अरस्तु, प्लेटो, हीगल या सभी से? तो सही उत्तर सभी से। कैसे? तो दोस्तों, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार हीगल से प्रभावित है क्योंकि हीगल के समान ग्रीन भी मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है जिसकी प्राप्ति राज्य में और उसके जीवन में भाग लेकर ही की जा सकती है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार ये हीगल से प्रभावित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार हीगल से प्रभावित है क्योंकि हीगल के समान ग्रीन का मानना है कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है जिसकी प्राप्ति राज्य और उसके जीवन में भाग लेकर ही की जा सकती है। और आप जानते हैं कि ग्रीन भी एक आदर्शवादी विचारक है। वो जो स्वतंत्रता है उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास मानता है। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता? तो सही उत्तर आर्थिक समानता। दोस्तों, उदारवादी विचारधारा स्वतंत्र आर्थिक नीति के पक्षधर है। इसका सिद्धांत है स्वतंत्र छोड़ दो, यानी ये राज्य के हस्तक्षेप का कम से कम समर्थन करता है, व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है। इसलिए उदारवादी विचारधारा आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है, न कि आर्थिक समानता का। इसके विपरीत समाजवादी राज्य आर्थिक समानता का मुख्य रूप से पक्षपाती है और इसी के साथ वो सामाजिक और राजनीतिक समानता पर भी बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न एक कथन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि ये कथन किसका है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। तो सही उत्तर जेफरसन का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। और जेफरसन का ही कथन है कि जहाँ प्रेस की आज़ादी होती है और सभी पढ़ने के योग्य होते हैं वहाँ सभी सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के अनुसार आप देखिए, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। और पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। ये गांधी जी के कथन हैं। और इसके अलावा देखिए, मिल ने स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ऑन लिबर्टी में मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है। और लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न फिर से एक वही कथन है कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। ये कथन किसका है? तो ये जेफरसन का कथन है। जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया है उसने उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी थी। रूसो का कथन है कि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ होता है।
लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण के संचारण से है जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। और इसी तरह एडिसन का कहना है कि जब स्वतंत्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता। पैट्रिक हेनरी के अनुसार मुझे स्वतंत्रता दो अथवा मृत्यु। और विनोबा भावे कहते हैं कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक नहीं, कर्म सिद्ध हक है। और अब्राहम लिंकन ने कहा, जो लोग दूसरों की आज़ादी नहीं देते उन्हें खुद भी इसका हक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे या अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो ये कथन दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों के संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, मार्क्स और राल्स। तो इसमें से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अरस्तु ने। आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों और अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण और आनुपातिक रूप में करना चाहिए, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा और इसकी वजह से क्रांति उत्पन्न होती है और राज्य अस्थिर हो जाता है। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स है और अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और रूसो की प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध रचना द थियरी ऑफ जस्टिस है, जिसके अंतर्गत वह वितरणात्मक न्याय का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने क्रांतियों के 2 कारण बताए हैं, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। आप जान लीजिए, अरस्तु के द्वारा क्रांतियों के 2 कारण बताए गए हैं, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। अरस्तु ने सभी क्रांतियों के मूल में मनुष्य की समानता की कामना को पाया है और मनुष्य की सबसे तीव्र भूख समानता तथा न्याय की है, और जब उसकी ये भूख तृप्त नहीं होती तो अपने चारों ओर विषमताओं का बोलबाला देखता है तो वो अपने हाथ में तलवार उठा लेता है। तो याद रखिएगा, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन और सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है सभी प्रतिबंधों का अभाव। क्यों? क्योंकि यदि स्वतंत्रता को सभी प्रकार के अभाव या प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाएगा तो ये स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी, जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है। उसकी आड़ में बलवान निर्बल को, धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों का अभाव गलत है, क्योंकि कुछ खास प्रकार के प्रतिबंध लागू होने चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए और सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, F.A. हेयक, जॉन रॉल्स या एंटोनियो ग्राम्सी। तो सही उत्तर जॉन रॉल्स के द्वारा। दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया है। रॉल्स अमेरिकी मूल के प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे और उनकी पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की संकल्पना प्रस्तुत की है।
अगला प्रश्न है स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? ऑप्शन है उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद या फांसीवाद। तो सही उत्तर है ये कथन उदारवाद से संबंधित है। आप याद कर लीजिए कि स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। ये कथन स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को अभिव्यक्त करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे उसके सामाजिक जीवन का निर्माण होता है और ये व्यक्तित्व के विकास की प्राथमिक शर्त है। उदारवाद के अनुसार राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य, इसलिए राज्य को व्यक्ति की इच्छा को प्रोत्साहित करते हुए उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। राजनीतिक समानता, एक व्यक्ति एक मत। सामाजिक समानता, भेदभाव का अंत। आर्थिक समानता, शोषण का अंत। और कानूनी समानता, कानून के समक्ष समानता। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राजनीतिक समानता के अंतर्गत एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रभावी होता है। सामाजिक समानता में भेदभाव के अंत की बात की जाती है। आर्थिक समानता में शोषण के अंत और कानूनी समानता में कानून के समक्ष समानता जो है इसका तत्व निहित है। अगला प्रश्न है समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो उत्तर है मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। समानता का तात्पर्य अक्षरशः समानता नहीं है। विशेष कार्य के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान न हो तो समाज महान कलाकृतियों, वैज्ञानिक खोजों और सुंदर विचारों से वंचित हो जाएगा। इसलिए दक्षता और योग्यता के आधार पर पुरस्कार के सिद्धांत का समानता के विचार के साथ कोई विरोध नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो आप जान लीजिए, ऑप्शन है आपके उदारवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद या सर्वाधिकारवाद। तो सही उत्तर मार्क्सवाद। दोस्तों मार्क्सवाद में श्रमिक और वंचित वर्ग को स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र माना गया है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व पूंजीपति वर्ग के पास रहता है। आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता का पोल कल्पना है और आर्थिक समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण है वो शोषित वर्ग के हाथ में आ जाए। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो स्वतंत्रता और समानता से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है। कथन और कारण से संबंधित है ये प्रश्न। कथन है समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण है मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना ही समानता का उद्देश्य है। जब समाज में विशेषाधिकारों का अंत कर दिया जाता है तब ऊंच नीच, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं रह जाता और ऐसे समाज को समानता पर आधारित समाज कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन एक ही सही व्याख्या कारण करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। और इस वीडियो में हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। स्वतंत्रता और समानता खंड से और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन उसमें इस खंड में हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों को शामिल किया है जो आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।